मैं यहां इसलिए आया हूं कि जब ये सवाल मेरी तरफ आए उस वक्त मैं अपने जूते की तरफ न देखूं, मैं उसकी आंख में आंख डाल के बोल सकूं, बेटा तेरा नाना तेरा दादा वहां मौजूद था। आप देखिए जो पिस्तौल लेके चलते हैं वो कितने मजे से चलते हैं, और जो संविधान लेके चलते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये आप अंतर देखिए। ये इस देश का राज है, लेकिन अंततः इस देश में गॉड से हारेगा और गांधी जीतेगा। महात्मा गांधी कहते हैं, और वो कैसे कहते थे, बहुत ही एक आम आदमी की तरह, बहुत विनम्र भाषा में, जैसे आपको लगेगा आपके घर का कोई बुजुर्ग कह रहा है। बस जैसे महात्मा गांधी कहते थे, थोड़ा सा सोच के इसको सुनिएगा कि वही कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुता से पता चलता है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य की पवित्रता में पूरा विश्वास नहीं है। बहुमत का शासन जब जोर जबरदस्ती का शासन हो जाए तो वो उतना ही असहनीय होता है जितना कि नौकरशाही का शासन। एक और दिलचस्प बात इसमें आती है जो कहीं और से आती है, वो आती है विदेश से, और आती है आधुनिक दौर में एक नेता की तरफ से, जो एक ऐसे देश का नेता है जो दुनिया भर में साम्राज्यवाद का प्रतीक है, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका। लेकिन वो नेता जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो पहला श्वेत राष्ट्रपति होता है और अपने कमरे में गांधी की तस्वीर लगाता है, बराक ओबामा। बराक क्या कहते हैं, ओबामा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत जो डेमोक्रेसीज होती हैं, लोकतंत्र होते हैं, वो लगातार और लाइवली, यानी कि बिल्कुल जिंदा दिली से भरपूर डिबेट्स, बहस से निकलते हैं। वो हर बैकग्राउंड, हर पृष्ठभूमि के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उससे इवॉल्व करते हैं। और वो आगे कहते हैं, फाइंड अ वे टू सेट असाइड सिमिलर डिफरेंसेस इन सर्विस ऑफ अ ग्रेटर पर्पस। एक महान उद्देश्य की पूर्ति और प्राप्ति के लिए वो छोटे छोटे मतभेदों को भुला देते हैं। आज हम एक किताब पे बात करने वाले हैं। वो किताब डेमोक्रेसी के बारे में बात करती है। हमारे साथ जो है वो एक शख्स है जिसको आज ही मैं दोपहर में हंसी हंसी में किसी से बात करते हुए मैंने ट्वीट कर दिया कि एक तरफ अर्णब गोस्वामी है और मैंने मजाक में कहा कि इनका एक्सट्रीम ऑपोजिट अगर हम कोई पर्याय ढूंढे तो वो कौन होगा, उतना पोलाइट जितने वो इम्पोलाइट है। तो मैंने कहा योगेंद्र यादव। मैंने मजाक में ये ट्वीट किया था, पर दरअसल लोकतंत्र, सहिष्णुता क्या है? बातचीत है, संवाद है, आक्रामक ना होना है सामने वाले पे। मैं भी अक्सर कभी कभी हो जाता हूं, और मैं क्षमा मांगता हूं सारे लोगों से अभी पब्लिकली जिनसे मैं कभी बहस में आक्रामक या तीखा हुआ। तो हम योगेंद्र जी से बात कर रहे हैं। बात बहुत सारी बातों पे होगी, और बात जरूरी होगी किताब पे, किताब जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र का मतलब या उसके मायने समझना। मेरे साथ योगेंद्र जी तो हैं, आप सब लोग देख पा रहे हैं। मेरे साथ हमारी असिस्टेंट एडिटर हैं सौम्या गुप्ता। और जैसा कि हम लोग पहले से तय करते हैं कि पहला सवाल तुम करोगे, दूसरा सवाल मैं करूंगा, तो पहला सवाल तय हुआ है आज का, सौम्या करेगी। सौम्या, आप अपना सवाल शुरू करें। शुक्रिया मयंक, और सबसे पहले शुक्रिया प्रोफेसर यादव इस किताब के लिए। इट मेड माय संडे एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरा पहला सवाल आपकी किताब पे ही है। आप अपनी किताब की शुरुआत में लिखते हैं कि लोकतंत्र की ट्रैजेक्टरी या कहानी को समझने के लिए आप उसको 4 आयामों में बांटते हैं। वो 4 आयाम हैं, पहला है लोग, दूसरा है संस्थान या इंस्टीट्यूशंस, तीसरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विडंबना या व्यवधान जो हमारे समाज में है, और चौथा है विचार और आइडियाज। इनको हम डीपली या बहुत डिटेल में समझने के लिए तो मैं सब लोगों से, दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज किताब जरूर पढ़े, बहुत बहुत सुंदर किताब है। पर आज के इंटरव्यू में आप प्लीज अपने ये चार ही क्यों चुने, और इन पे थोड़ा प्रकाश डालें, इन चारों बातों पे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मौका दिया किताब पे चर्चा का। हमारे यहाँ तो आमतौर पे बहस चर्चा में जूते चलते हैं, किताबें चलाई आपने जूतों की जगह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि माफी का सीजन निकल ही चुका है और मयंक ने माफी मांग लिया, तो मैं भी 2 दिनों के लिए माफी मांग दूं। पहला तो ये कि किताब अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, अंग्रेजी में भी लिखता हूँ। मेरे कई दोस्त बड़े नाराज हुए कि भाई इंग्लिश में किताब क्यों लिखी। दोनों भाषाओं में जो मौका हो उसके हिसाब से, और इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस शो का इस्तेमाल मैं करूं
अपने उन साथियों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए जो कि या तो इंग्लिश की वजह से इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या जो थोड़ा सा चिड़े हुए हैं कि क्यों अंग्रेजी में लिखते हो, तो आप हिंदी में पेश करते हैं बातें। एक और छोटी सी बात, माफी, ये कि ये महंगी है भाई किताब, हार्डबैक में। सौम्या जी ने तो अफोर्ड कर लिया, अगर आप अफोर्ड न कर पाए आप बिल्कुल चिंता न करें, इसकी पेपर बैक आने वाली है, सस्ती होगी, थोड़ा सा धीरज रख लीजिए, पेपर बैक खरीदिए, ज्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। मेरे पब्लिशर बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन क्या करूँ, सस्ता ही खरीदिए, पैसा क्यों खर्च करते हैं। जो आपने सवाल पूछा सौम्या जी, वो एक तरह से इस पुस्तक का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है उससे रिलेटेड। इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में दो तरह की कहानियां बोली जाती हैं, जिन दोनों से मैं असहमत हूँ। एक कहानी वो है जो पहले शुरू हुई थी 47 में ही, हमारे कुछ दोस्तों ने घोषित कर दिया था, ये आजादी झूठी है, इस देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, पाखंड है। और वो पिछले 50-60 साल से चलता है। काफी लेफ्टिस्ट दोस्तों ने भी ये किया, दूसरों ने भी कहा नहीं, देश में डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ है ही, भाई अगर है ही नहीं तो आज क्या दिक्कत है, पहले ही नहीं तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो। मैं सहमत नहीं। दूसरी कहानी ये है कि साहब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का एकदम पहले से धीरे धीरे परिपक्व होती गई है, और आज डेमोक्रेसी का शानदार स्वरूप हम देख रहे हैं। भाई डेमोक्रेसी है, जनता चाहती है, जिसको चाहती है, आप काय को एतराज कर रहे हो। मैं इससे भी सहमत नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि उसका जो कोई भी आउटकम हो आप उसको सेलिब्रेट करें। मैं एक तीसरी पोजीशन लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि काफी और समझदार लोग ये तीसरी पोजीशन लेते हैं, या मैं उम्मीद करूंगा कि जहाँ समझदार लोग इस तीसरी पोजीशन को लें, वो ये कि हमारे यहाँ लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक बहुत ही नाजुक सा पौधा था, जो हमारे क्लाइमेट में चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने पिछले 50 साल में कुछ शानदार काम करके इस पौधे को जमा दिया। पौधा जो हमारे लिए बना नहीं था, बहुत ही पेरिलस था, बड़ा कमजोर था, और एक भारत में लोकतंत्र का बनना, मजबूत होना एक बहुत extraordinary achievement, बहुत अनूठी उपलब्धि हमारी। लेकिन जिस वक्त ये डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होके और ऊपर जा सकती थी, एग्जैक्टली उसी वक्त कोलैप्स कर गई। तो वो बच्चा जो कि बचपन में बहुत बीमार था, डॉक्टर कहते थे पता नहीं बचेगा या नहीं, वो बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा होके जब लोगों ने कहा कि हाँ अब तो बिल्कुल ठीक है, अब एकदम मुस्तंडा हो गया है, उसी वक्त अचानक वो बिस्तर पे गिर गया। ये हुआ है भारत में, इसलिए इसे बारीकी से समझने की जरूरत है। और मैं आसानी से कह सकता था, अगर पहली बात में विश्वास करता तो मैं कहता कि देखिए शुरू से ही इसे बचना थोड़ी था, ये तो बीमार था, इसे तो जाना ही था, क्या बात। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा सोच ये कि भारतीय लोकतंत्र की जो 4 बड़ी उपलब्धियां थी, उन्हीं उपलब्धियों में इसकी कमजोरी के बीच छुपे जो अचीवमेंट, और कई बार ऐसा होता है बड़ी चीजों में जो अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट में कहीं हमारा फेलियर भी छुपा होता है। क्या अचीवमेंट? 4 चीजें आती हैं जो आपने जिक्र किया। नंबर 1, डेमोक्रेसी बनाने के लिए आपको लोगों को मोबिलाइज करना होगा। लोग ही नहीं आएंगे तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब। इंडिया सक्सीड, हमारे जितना टर्नआउट हुआ, लोग आए और जुड़े, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। मोबिलाइजेशन खाली, मोबिलाइजेशन किसी आउटकम से लिंक नहीं, इसलिए वो मोबिलाइजेशन तैयार था किसी भी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के। दूसरी बात, हमारी शानदार उपलब्धि ये रही कि हमने डेमोक्रेसी को रीजनलिज्म, कास्टिज्म, इस सब से बचाया एक मायने। लेकिन इन सब से बचाते वक्त हमने जो सामाजिक न्याय का विचार था उससे काट दिया, हमने इसे क्षेत्र और संघात्मक फेडरलिज्म का जो विचार था उससे भी काट दिया। तो जो एक स्पीड ब्रेकर था उसको बचाने के चक्कर में हम सड़क के नीचे उतर गए। था इंस्टीट्यूशंस हमारे हमेशा ही बहुत कमजोर रहे। इंडियन डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस रहे कमजोर, और इंस्टीट्यूशंस को जो काम करना चाहिए था वो हमने इनफॉर्मल प्रोसेसेस से करवाया, पार्टीज से करवाया, उन सब से करवाया। और जब पार्टियां बैठने लगी तो फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। जैसे आज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है, ये हमारी पुरानी कमजोरी का लक्षण है। और चौथी चीज विचार, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमने इसे एक महान परंपरा से बनाया था, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल सोच, जिसने प्राचीन और आधुनिक भारत का संगम किया था। एक हमारी देश तरह की मॉडर्निटी बनाई।
वो विचार की धारा जो थी, वो स्ट्रीम जो थी जिससे हम पानी पी रहे थे, वो स्ट्रीम अचानक सूख गई। और उसके सूखने के बाद हमारे पास वो वैचारिक स्रोत नहीं बने। तो मोटे तौर पे मेरा ये कहना है, इन 4 प्रमुख चीजों में भारतीय लोकतंत्र सफलता में ही उसकी कमजोरी के लक्षण थे, और उन कमजोरी के लक्षणों का इस्तेमाल करके अचानक वो मरीज, वो बच्चा जो कि वैसे बड़ा हष्ट-पुष्ट लग रहा था, लेकिन 4 पुरानी कमजोरियां थी जिसने अचानक उसको बिस्तर के ऊपर डाल दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जी सौम्या, मेरे दिमाग में दरअसल एक सवाल जो है वो 3-4 दिन से टहल रहा है आपकी, वो छोटा सा उसका जवाब तो मैं मुख्य सवाल अपना पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं जोड़ दूंगा। मेरा पहला सवाल तो ये है कि इस किताब में आप रिपब्लिक को, या जिसे हम गणतंत्र कहते हैं, उसको आप 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक 2019 के बाद का और एक उसके पहले का, यानी कि एक उसके पहले का और एक उसके बाद का। लेकिन दूसरे हिस्से की शुरुआत और उसके आने की संभावना, जैसा कि मैं देखता हूं, तो जैसे जब मैं इसका आकलन करता था तो मैं ऐसे करता था कि इमरजेंसी के दौरान चीजें बदलनी शुरू हुई, राइज ऑफ संजय गांधी जो होता है, इमरजेंसी जब जनता पार्टी टूट जाती है, राइज ऑफ संजय गांधी होता है, सरकारें बर्खास्त की जाती है राज्यों में, और चीजें वहां से धीरे धीरे मतलब चाहे वो दमदमी टकसाल से एक टाई अप हो इलेक्शन जीतने के लिए, और वहां से चीजें राइट विंग की तरफ जाने लगती है कहीं ना कहीं, और फिर हम यहाँ खड़े होते हैं। आपने उसको 2 हिस्सों में रख दिया है, एक पहले का हिस्सा, तो यानी कि आप आने की संभावनाओं, जो दूसरा हिस्सा है उसके आने की संभावना, उसकी शुरुआत को उसके पहले की घटनाओं में लोकेट कर रहे हैं। तो मैं समझना चाहूंगा कि आपने उस पूरे हिस्से को एक हिस्से में क्यों रख दिया। दूसरा सवाल जो मैं आपसे कह रहा था, जो छोटा सवाल है, 4-5 दिन से जब मैं पोस्टर डिजाइन कर रहा था तब से मेरे मन में है, ये किताब का कवर आपने कहां से लिया है, बड़ा खूबसूरत है, ये तस्वीर किसकी है? ये कवर के लिए आप मुझे बिल्कुल श्रेय न दें। इसे मतलब मैं तो पूरी कहानी बताऊं तो बहुत शर्मिंदगी की कहानी है कि मैंने तो ऑलमोस्ट इसको ऐतराज कर दिया था अपनी मूर्खता में। फिर मैंने जब इसको केयरफुली देखा, मुझे लगा क्या शानदार चीज। इसके श्रेय पूरा अनुराधा जी को मिलना चाहिए, जो कि हमारे पब्लिशर परमानेंट ब्लैक के ये डिजाइन करती हैं, उसकी मेन प्रमुख साथियों में से भी हैं अनुराधा जी, तो उनको श्रेय मिलना चाहिए। मुझे इसका कतई श्रेय ना दे। मुझे तो लगभग आप कह सकते हैं कि इस आदमी ने तो इस जैकेट को लगभग खत्म करने की कोशिश की। बहुत नॉस्टैल्जिक है वो, बहुत रस्टी और नॉस्टैल्जिक है वो बहुत, जो असल में जो अच्छे दिन हुआ करते थे उनका सिंबल है वो, बेसिकली जो असली अच्छे दिन होते थे है इसमें। बाद में मतलब क्योंकि मैं थोड़ा सा शब्द पढ़ता हूँ, इमेजेस पढ़ने में कच्चा हूँ, तो मुझ पे कई बार हमारे साथी और मेरी पत्नी भी आरोप लगाती हैं कि तुम्हें दिखता नहीं आंख के सामने कोई चीज हो, तो वही दिखाई देता है। तो आपने दूसरा सवाल पूछा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहला भी इंटरेस्टिंग था। जो वो है कि देखिए, हम डेमोक्रेसी को अलग अलग फेजेस में बांटते हैं। तो नॉर्मली इंडियन डेमोक्रेसी पे जब पढ़ते थे तो लोग कहते थे 1965 में एक फेज खत्म हो गया, 67 इलेक्शन से दूसरा फेज शुरू हुआ, फिर 77 में कहते थे थर्ड फेज शुरू हो गया इमरजेंसी के बाद। फिर कुछ लोग कहते थे कि 1991 मंडल मंदिर के बाद एक तीसरा फेज शुरू हुआ, चौथा फेज शुरू हुआ, ये सब हुआ। और मैं भी इस सब में रहा, मैंने लेख भी लिखे हैं, फर्स्ट इलेक्टोरल सिस्टम, सेकंड इलेक्टोरल सिस्टम, थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम। लेकिन जो 2014 के बाद हुआ, और खासतौर पे 2019 में हुआ, उसके बाद आप चौथे पांचवें चरण की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो 2019 में हुआ है वो एक तरह से इस सब को चौपट कर देने का काम। तो फ्रांस के बारे में आप कहा जाता है ना, फ्रांस का जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, सेकंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, थर्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, क्योंकि तो एक रिपब्लिक अपनी परिणति पे पहुंच के कोलैप्स कर जाता है। और मैं जो कह रहा हूं कि 2019 में जो हुआ वो ये नहीं कि भारतीय लोकतंत्र के 5वें या 6ठे अध्याय की शुरुआत हो गई, मैं कह रहा हूं कि वो किताब खत्म हो गई। जिस किताब को आप पढ़ रहे थे वो किताब खत्म हो गई, अब एक नई किताब शुरू। ये बहुत तीखी बात है, बहुत चुभने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है साफ कोई से कहना चाहिए कि वो जो 26 जनवरी 1950 को ये जिस भारतीय गणतंत्र का प्रयोग शुरू हुआ था, वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से, ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, वो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, वो रिपब्लिक
2019 तक आते आते खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे 2019 ही क्यों, 2018 क्यों नहीं, 2020 क्यों नहीं, इनका कोई जवाब नहीं हो सकता। एक आर्बिट्रेरी सी लाइन आप खींचते हैं और कहते हैं कि बस जहां आप कहते हैं कि खत्म हो गया, तो आप 2018 के आखिर में भी कह सकते हैं, आप बालाकोट में भी कह सकते हैं, आप 2019 के चुनाव में भी कह सकते हैं, आप 2020 में एनटीसीए प्रोटेस्ट जब खत्म हुए तो उसके बाद भी आप इसको कह सकते हैं। तो कोई एक रेखा, मैं मोटी बात जो कह रहा हूं कि इंडियन रिपब्लिक की हिस्ट्री का एक बड़ा चैप्टर या इंडियन रिपब्लिक की हिस्ट्री की एक किताब अब खत्म हो गई। दिस इज ए वेरी सीरियस ऑलमोस्ट एलिगेशन। मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, अरे भाई डेमोक्रेसी चल रही है, लोकतंत्र चल रहा है। नहीं, जो चल रहा है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। एक नए जानवर ने अब जन्म लिया है। हम नहीं जानते वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, लेकिन कम से कम इतना मान लीजिए कि एक नई जिंदगी शुरू हुई है। और वो जो पिछली थी वो खत्म हो गई। इस बात को अंडरलाइन करने के लिए मैं ये 2019 को सेकेंड रिपब्लिक इत्यादि का नाम लेता हूँ। एम्फेसिस ये नहीं है कि सेकेंड जिसने जन्म लिया वो क्या है, मैं पूरी तरह नहीं समझता। मुझसे ज्यादा समझदार लोग इसके बारे में कुछ कहते हैं। कुछ सुहास पर्शिकर जी ने लिखा है बहुत सुंदर सेकेंड रिपब्लिक के बारे में। प्रताप मेहता ने एक बहुत सुंदर लंबा लेख लिखा था ओपन मैगजीन में इसके बारे में। तो हमें अभी ढूंढना है कि ये जो नई प्रजाति, नया प्राणी, नई फिश, नया एनिमल जो आया ये क्या है। लेकिन वो पहला था, खत्म हो गया। ये बात मैं पूरे एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर यादव, आपने पहले क्वेश्चन के आंसर में भी ये बात कही थी कि ओके, मैं इसको इस तरह से पूछती हूँ कि जैसे 1947 आता है, हम मानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन रहे हैं, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो कहीं ना कहीं हमने मान लिया कि हम ऑलरेडी डेमोक्रेटिक थे उस मोमेंट पे। तो लोकतंत्र एक गोल की तरह जो ट्रीट होना चाहिए था, हमने उसको ऑलरेडी एक जरिया मान लिया बाकी गोल्स अचीव करने का। जो बाकी सारे गोल्स थे हमारे, सोशलिज्म होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, तरह तरह के गोल्स। तो क्या ये कारण है हमारा कि हम लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते करते एट द सेम टाइम उसको वीक भी कर रहे थे, क्योंकि हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रहे थे, एक ऑलरेडी गिवन मान रहे थे कि हम लोकतांत्रिक हैं, और उसी को यूज करके हम चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या कहा था। उन्होंने बहुत गहरी बात करी थी। जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इतनी गहरी बात कोई व्यक्ति उस दिन कह रहा था। उन्होंने कहा था कि हमने एक व्यक्ति एक वोट तो दे दिया, एक व्यक्ति एक वोट नहीं दिया। और ये पॉलिटिकल इक्वालिटी और डीप सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं उसके चलते क्या होगा मैं नहीं जानता। इसे मैं सिर्फ डेमोक्रेसी के मुहावरे में नहीं देखता, मैं आजकल इसे रिपब्लिक के मुहावरे में देखता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे थे वो ये था कि ये रिपब्लिक जो है बना बनाया नहीं। इस रिपब्लिक के लिए आपको एक खास तरह की पब्लिक चाहिए। पब्लिक मतलब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी चाहिए। हिंदुस्तान में क्या हुआ, मैं एक वैसे कहता हूँ, हम हिंदुस्तानियों को ना डेमोक्रेसी फ्री फंड में मिल गई। हमें लड़ाई तो हम देश की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, इसको इंडिपेंडेंस मिली और हमने मान लिया कि भाई ठीक है अब डेमोक्रेसी तो हाथों हाथ मिल गई। हाँ, डेमोक्रेसी तो होनी ही थी। इसलिए हमने, क्योंकि हमें नेपालियों की तरह डेमोक्रेसी की तरह लड़ना नहीं पड़ा। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इनको हम दिन रात जरा लेसन सिखाना चाहते हैं ना, जरा कभी कभी उनसे सीख भी लेना चाहिए। इन लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए लड़ा, इन्हें डेमोक्रेसी मुफ्त में फ्री फंड में नहीं मिली, हमें फ्री फंड में मिल गई, तो हमने कभी इज्जत नहीं की उस बात की। जो गणतंत्र 1950 में बना वो फॉर्मली उसमें सब कुछ था, संविधान था, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे, हमने सब कुछ किया। लेकिन वो बनाने के लिए जो गण चाहिए, जो पब्लिक चाहिए, वो पब्लिक जो अवेयर है, वो पब्लिक जो एक तरह से, और मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन से कोई आप समझता है, कोई ज्यादा समझता है। इस देश में पढ़े लिखे मूर्खों की कोई कमी नहीं, और अंग्रेजी बोलने वाले मूर्ख तो इस देश के सबसे घातक लोग होते हैं। इग्नोरेंस और एरोगेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो तो भयानक है। लेकिन एक पॉलिटिकल एजुकेशन चाहिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे थे, वो चीज हमने एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले ली कि नहीं बस अब तो बन गया, देश तो बन गया, अब क्या प्रॉब्लम है। तो हमने नेशन को फॉर ग्रांटेड ले लिया, डेमोक्रेसी को फॉर ग्रांटेड ले लिया, रिपब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले लिया। और जब उसको धीरे धीरे अंदर से तोड़ने की कोशिश हुई, हम आराम से बैठे रहे, अरे सेकुलर है देश तो क्या प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट है, अच्छे जजमेंट होंगे, तो हम अपनी एक
अंग्रेजी के ड्राइंग रूम में बैठ के हम बड़े तसल्ली में थे कि ऑल इज वेल, सब कुछ चंगा से। उसी वक्त धीरे धीरे सुरंग के अंदर चीजें टूट रही थी, बिखर रही थी, और हम उसको देख रहे थे। और उसकी वजह से ये हुआ जिसको मैं डेमोक्रेसी कैप्चर कहता हूँ, इस्तेमाल किया पहले चैप्टर में। डेमोक्रेसी कैप्चर, डेमोक्रेसी डकैती हो गई, अपहरण हो गया। मैं इसलिए अच्छा शब्द ढूंढ रहा हूँ, आपका कोई भी दर्शक बताए तो मैं बहुत ऋणी होऊंगा। ये डेमोक्रेसी कैप्चर को मैं कहता हूँ, डेमोक्रेसी कैप्चर का मतलब डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक मीन्स से खत्म करना, जो वो डेमोक्रेटिक कैप्चर। चुनाव होते हैं, चुनाव में कोई व्यक्ति जीतता है, क्योंकि आजकल क्या है, वो जमाना नहीं रहा इमरजेंसी वाला कि कोई टीवी के ऊपर आके, रेडियो पे आके घोषणा करेगा कि अब देश में इमरजेंसी है, अब आपको प्रेस फ्रीडम नहीं है। अब वो झटके में डेमोक्रेसी खत्म नहीं होती दुनिया में कहीं पे, और कोई ऐसा वोट नहीं जो टीवी पे आके घोषणा करेगा कि कल से आपके राइट्स खत्म हो गए। डेमोक्रेसी को धीरे धीरे आधा आधा सेंटीमीटर रोज काटा जाता है, और रोज आपसे कहा जाता है कल भी तो ऐसे ही था, क्या क्या चेंज हुआ, व्हाई यू सो वरीड अबाउट इट। धीरे धीरे डेमोक्रेसी का गला घोंटा जाता है, और यही हमारे साथ हो रहा है। डेमोक्रेसी कैप्चर हो रहा है। डेमोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेसी के फॉर्मल सेटअप का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। We have republic is being dismantled by mobilizing the public. ये जो बड़ी हम इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं थे। हम कहते थे बस पब्लिक मोबिलाइज हो, पब्लिक आ जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। हमने सोचा नहीं कि ये पब्लिक ही इस रिपब्लिक को डिसमेंटल कर सकती है। ये बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी तरफ हमें, इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं, इसकी तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूँ इस किताब के माध्यम से। That is something very poignant, and आप लोग को ये सुनना चाहिए कि कैसे public institutions या public itself was dismantling the democratic process या democracy actually democratic process में participate करते हुए। दरअसल सौम्या, ये जो बात योगेन जी कह रहे हैं, ये बहुत हद तक मुझे ये सारी बातें, मतलब ऑरवेल का जो नॉवेल है 1984, और वहां भी जनता जो है वो वहां पे लगातार एक मैसेज बजता है सड़कों पर हर जगह ऑडियो फॉर्म में, जो कहता है वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। तो जनता को कैसे अपने ही खिलाफ कर दिया जाता है। और मैं यहीं से अगले सवाल की ओर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अभी यही बात ही की कि कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ एक औजार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। योगेन जी, पूरा जो अभी मामला हुआ प्रशांत जी वाला, प्रशांत भूषण वाला, अवमानना और अदालत वाला, आप इसको इस पृष्ठभूमि में और अपनी किताब में आप जो लिखते हैं मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और जो ये जो नया रिपब्लिक है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? इस किताब से जो एक प्रिस्क्रिप्शन निकलता है, क्योंकि हर चीज का अंतिम उत्तर मुझे हमेशा लगता है राजनीति में सिंपल से सवाल का जवाब हमेशा मिलना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देते तो आप किसी यूनिवर्सिटी में बैठ जाइए, प्रोफेसरी कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए। आपको इस सवाल का जवाब देना होगा, व्हाट इज टू बी डन। और इस किताब से जो जवाब निकलता है, जैसा भी कच्चा पक्का अधूरा जवाब है, वो ये है कि हमें 3 चरणों में कुछ करने की जरूरत है। एक, तात्कालिक संघर्ष, आज जहां भी जितना भी स्पेस है उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे रोका जाए। और प्रशांत जी की जो बिल्कुल हीरोइक काम उन्होंने किया है उसको मैं इसमें डालता हूँ। दूसरा है वो जो कि राजनीतिक संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष, चुनाव में किस तरह से शक्तियों को मोबिलाइज किया जाए। लेकिन तीसरा जो संघर्ष है वो वैचारिक संघर्ष है, सांस्कृतिक संघर्ष। हमें विचारों की लड़ाई लड़नी और वो लड़ाई लड़ने के औजार ढूंढने होंगे, उन औजारों को इकट्ठा करना होगा। प्रशांत जी का जो पूरा वाकया है, मैं उसे एक उदाहरण के रूप में देखता हूं कि कैसे आज भी जहां आपको लगता था कि कोई स्पेसेस नहीं है, वहां एक स्पेस निकल आता है। जब प्रशांत खड़े हुए तो क्या सोचा था? देखिए, बहुत फॉर्मेलिटी और उस तरह की जलेबी वाली बात मैं ना करूं, तो क्या था, किसी ने मिशन बनाया था कि प्रशांत भूषण का मुंह बंद कर, मिशन डिमोलिश प्रशांत भूषण। और मिशन क्या था कि एक प्रशांत भूषण ज्यादा चर्चा करता है, इसका एक बार मुंह बंद हो जाएगा ना, तो फिर योगेंद्र यादव जैसे तो सैकड़ों लोगों को हम कह देंगे तुम किस खेत की मूली हो, प्रशांत भूषण का मुंह बंद हो गया। सोचा ये था कि कुछ ऐसा होगा जिससे, अब कई लोगों ने सोचा था कि भाई चलिए प्रशांत भूषण कोई ना कोई माफी मांग लेंगे। वैसे भी इस देश में अच्छी सी परंपरा चल निकली है कि बड़े बड़े नेता
बिल्कुल एकदम सपाट चेहरा रखते हुए माफी मांग लेते हैं उस चीज के लिए जो सारी दुनिया जानती है उनके मन में नहीं है, फिर भी वो माफी मांगने की परंपरा है। तो लोगों ने कहा प्रशांत भी ऐसा कुछ कर देगी, लेकिन अचानक प्रशांत भूषण कुछ महात्मा गांधी और अचानक उन्होंने वो कह दिया जो अचानक नहीं। प्रशांत भूषण को जो कोई जानता है वो जानता था प्रशांत भूषण इससे अलावा कुछ करेंगे नहीं। पता नहीं है कौन लोग थे जो सोच रहे थे कि प्रशांत भूषण माफी मांग लेंगे। जब मैंने पहले दिन देखा, जब इस सारा वाकया शुरू हुआ तो मैंने ट्वीट किया था कि जो लोग सोचते हैं कि प्रशांत भूषण डर जाएगा उन्हें प्रशांत भूषण को जानते नहीं। तो ऐसे में एक सज्जन ने, आप देखिएगा, एक सज्जन ने ट्वीट किया है तो तुम झाड़ पे चढ़ा रहे हो बेचारे। मैंने कहा जरा देख लीजिएगा, वक्त निकलेगा, आप भी देखिएगा, मैं भी देख लूंगा। प्रशांत भूषण ने कहा माफी नहीं मांगी, फिर से विनम्र तरीके से, सविनय अवज्ञा जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, फर्म इन सेइंग नो, कंप्लीटली सिविल इन सेइंग ये किया। और उसके कितने स्पेसेस निकल आए, कितने वकील जो कि नॉर्मली कोई स्टेटमेंट साइन नहीं करते हैं दिया, कितने साधारण लोग जो हो सकता है प्रशांत जी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमत ना हो, लेकिन उन्हें लगा यार देख एक आदमी तो है जो हिम्मत कर रहा है, इस देखो खड़ा हो गया। ये जो होती है, और फिर अचानक इस देश में जो किसी को ध्यान भी नहीं था कि अटॉर्नी जनरल नामक एक इंस्टीट्यूशन इस देश में है, जो अटॉर्नी जनरल सरकार का वकील नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वकील, जो अटॉर्नी जनरल खड़ा हो गया। देखिए करेज भी छूत की तरह लगता है और कोरोना वायरस से ज्यादा तेजी से लगता है करेज वाला, तो वो लगा और कितने स्पेसिस आ गए। मैं समझता हूँ कि इस प्रशांत भूषण वाले पूरे एपिसोड से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि आज तमाम चीजों बंद होने के बावजूद छोटी छोटी जगह, और उन छोटी जगहों में से एक छोटी सी जगह वो है जिसके ऊपर आप और मैं ऐसी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगी। वो बातें जो कि इनका बस चले तो आपका और मेरा तीनों का मुंह बंद करवा दे, आप कर सकते हैं। ये अपने आप में ये छोटे छोटे स्पेसिस हैं, तो ये छोटे स्पेसिस को बचाने की लड़ाई और उन्हें 1-1.5 इंच बढ़ाने की लड़ाई, ये एक तात्कालिक लड़ाई, उसके बाद एक राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन मैं फिर कहूंगा दीर्घकाल में वैचारिक लड़ाई है। इट्स ए बैटल ऑफ आइडियाज व्हिच वी हैव लॉस्ट, which we need to regain, but maybe we'll come to that later. मैं इसमें एक छोटा सा सवाल ऐड कर लूं माइक बिफोर आप एक उस पर मूव करो, क्योंकि हमने अभी अदालत की बात करी, हमने अटॉर्नी जनरल इंस्टीट्यूशन की बात करी। एक बहुत छोटा सा सवाल है, ये विदेशों में बहुत यूज होता है एकेडमिक में, डीप स्टेट बार बार कहा जाता है, एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट जहाँ पे नेक्सस होता है आपका कैपिटलिस्ट जो आपकी बिजनेसमैन या आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, आपका जो गवर्नमेंट है, बाकी इंस्टीट्यूशंस। क्या इंडिया में जब आप डेमोक्रेसी को समझने के लिए किताब लिख रहे थे और अभी भी आप समझते हैं उस प्रोसेस में, क्या इंडिया में डीप स्टेट हमेशा से था या हम डीप स्टेट की तरफ बढ़ चुके हैं, या फिर जब आपका सेकेंड रिपब्लिक स्टार्ट होता है वो डीप स्टेट की स्टार्टिंग का भी पॉइंट है? That's an interesting thing. मैं 1 मिनट सब बता दूं दर्शकों को, सबको डीप स्टेट वाली अवधारणा नहीं होंगे। अमेरिका वगैरह के अंदर लोग कहते थे कि आपको जो दिखता है प्रेसिडेंट और ये सब लोग, ये स्टेट नहीं है, ये नहीं चला रहे, इनके पीछे कोई है जो कठपुतली को चला रहा है। तो वो जो कि पेंटागन है वहां पे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो चलाता है अमेरिका को, ये राष्ट्रपति थोड़ी चलाता है। ये तो कठपुतली दिखते हैं आपको, ये तो नाटक कर रहे हैं, अच्छे से स्माइल करते हैं, और अमेरिका की राजनीति में तो बहुत स्माइल करते हैं, रोज बड़ी चौड़ी चौड़ी स्माइल देते हैं। राजनीति इसके बारे में नहीं है, वो पीछे से जो कठपुतली चला रहा है। जैसे पाकिस्तान का आप उदाहरण दीजिए, पाकिस्तान को उसका राष्ट्रपति नहीं चलाता, उसका प्रधानमंत्री नहीं चलाता, आर्मी चलाती है, 5 इंटेलिजेंस ब्यूरो चलाता है उसको। तो वो डीप स्टेट का मतलब जो आपको सामने कुर्सी पे बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, उनके पीछे क्या है, कुर्सी के पीछे क्या है, अगर आप ऐसा मुहावरा बनाए। वैसा क्या भारत में था, इसमें कोई शक नहीं। तो इस देश में आर्थिक सत्ता, बड़े बड़े डीप इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कास्ट के अंदर ये सब चीजें सत्ता के पीछे रही हैं, पावर को यूज करने वाली रही। पूरी दुनिया में कहीं भी कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने मन से पैसे नहीं ले सकता, राजा भी नहीं ले सकता, लिमिटेशंस रहती है। लेकिन हमारा डीप स्टेट वैसा नहीं था जैसा पाकिस्तान का डीप स्टेट है। हकीकत ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी ने एक ऑटोनॉमी हासिल की थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
मैं वही बार बार कहता हूँ, सिर्फ ये मान लेना कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी तो पहले दिन से फेलियर थी, तो फिर भाई आज क्यों दुख मना रहे? तो पहले दिन से फेलियर थी, हिंदुस्तान में था जो हिंदुस्तान में चला, कुछ था जिसने बिल्कुल मायावती को, लालू प्रसाद यादव को, ऐसे लोगों को ला के खड़ा किया। आने के बाद इन्होंने जो किया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि नाराजगी किया, लेकिन लोकतंत्र की एक खूबी जो अचानक पूरी दुनिया में, आप तो देखती रहती है, मैं याद दिला दूं, पूरी दुनिया में अमीर लोग ज्यादा वोट लेते हैं, गरीब लोग कम वोट देते हैं। गरीब लोग ज्यादा वोट देते हैं, अमीर लोग कम वोट देते हैं। हमारे देश में गांव में वोटिंग ज्यादा होती है, शहरों में कम होती है। और अब महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं, पुरुष कम कर रहे हैं। ये अद्भुत चीज है, छोटी बात नहीं। तो हमारे लोकतंत्र की अनूठी सफलता थी जिसने डीप स्टेट बनने से रोका। आज जो हो रहा है, मैं डीप स्टेट नहीं इस्तेमाल करूंगा। एक चीज तो मेरा रहता है, भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात करते हुए एक टेम्पटेशन मन में हमेशा आता है कि जो यूरोपियन हिस्ट्री में हुआ, जो अमेरिकन हिस्ट्री में हुआ, वहां से हम एग्जाम्पल लेके अपने प्रेजेंट को समझें। सबसे आग्रह करूंगा, इस तक को आप रखें। ये पुरानी प्रॉब्लम है। 19वीं सेंचुरी में हम समझते थे कि हमारे यहाँ एनलाइटनमेंट हो रहा है, फिर हमने सोचा हमारे यहाँ रेनेसां हो रहा है, कुछ अच्छा हो गया तो हम ये समझते थे, बुरा हो गया तो हम समझते हैं फासिज्म आ गया है। हम अलग हैं, हमारी बीमारियां भी अलग हैं, हमारी सफलताएं भी अलग हैं। हम अपने आप, दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र, अपने आप को दूसरों की जिंदगी के एग्जाम्पल से ना समझें। हम सीखें, दुनिया भर से सीखें, लेकिन मैं समझता हूँ अपनी बीमारी को हम खुद ही अपने आप को डिफाइन करें, वो बेहतर है। बिल्कुल। Sorry for using an analogy that belongs to the West. That's very important, but I think we need to understand क्यों analogies से हमें learn करते हुए थोड़ा दूर हटने की जरूरत है। That is बिना उसको समझे आप ये भी तो नहीं समझ सकते हैं कि आप गलत है कि सही है। सबसे बड़ी बात तो ये जी जी बिल्कुल, एब्सोल्यूट। बहुत दिलचस्प बात ये है कि हम लोग लगातार, हम लोगों ने सवाल कोई डिजाइन नहीं किए थे सच कि हम किसी जवाब से सवाल की तरफ जाएंगे, पर आपकी जो आखिरी की बात थी, हम फिर अपने सवाल की तरफ अगले वहीं पे आके खड़े हो गए। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, जिसको हम किताबी भाषा में कहें तो महान भारत की महान सांस्कृतिक विविधता जो है, किताबी भाषा में हम जिसको कहते रहे, हमारा देश विविधता से भरा इसलिए महान है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता है, ये जो आबादी है इतनी सारी, इस विविधता का एक हिस्सा ये है कि इसका न केवल धर्म में, इसका अंधविश्वासों में या बहुत सारे रिचुअल्स में, बहुत सारी परंपराओं में, जो जिनमें से कुछ रिडंडेंट हो चुकी हैं, किसी काम की नहीं है, कुछ ऐसी है जो कुरीति है, और कुछ ऐसी है जो अंधविश्वास है, और वो अंधविश्वास राजनीति में भी हम देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंगली। तो क्या ये जो एक अलग अलग सांस्कृतिक विविधता है और ये जो अंधविश्वास है और धर्म में अगाध आस्था है, ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये इसको कॉम्प्लिकेशन से भर देता है, जटिल कर देता है। और अगर हम 80s और 90s की कांग्रेस को देखें, चाहे वो अयोध्या में विवादित परिसर का ताला खुलवाना हो, या शाहबानों का मामला हो, या कोई भी और मामला, और या कश्मीर में पॉलिसीज रही हो, या बाकी पूरे देश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं भी, और अब जो दूसरी पार्टी सत्ता में है, जहां सीधे एक सुप्रीम लीडर की तरफ पहुंच गए हैं, तो क्या ये दोनों पार्टियां अलग अलग तरह के जो राइट विंग्स हैं, बहुत सारे छोटे बड़े जो फ्रिंज हैं, क्या ये दोनों पार्टियां इस जटिलता का फायदा उठा के सत्ता में बनी रही और इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं? जटिलता पैदा होती है, उससे ये पॉलिटिक्स पैदा होती है क्या, जो डाइवर्सिटी है? जटिलता के बारे में बहुत जटिल सवाल है। सवाल है इस एक सवाल में। मैं किसी चीज से शुरुआत करूंगा। आशीष नंदी एक अपना एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, उसकी शुरुआत करते हैं एक वन लाइनर से। ही इज द मास्टर ऑफ वन लाइनर, बहुत सुंदर वन लाइनर आशीष नंदी लिखते हैं। वो कहते हैं देयर आर सुपरस्टिशंस एंड देयर आर सुपरस्टिशंस अबाउट सुपरस्टिशन। ध्यान से सोचिए, ये जो मैं इसलिए इस बात का जिक्र करता हूँ, वो कह रहे हैं कि अंधविश्वास तो होते हैं, लेकिन अंधविश्वास के बारे में हम लोगों के मन में बड़े अंधविश्वास है, और जो गरीब का, अनपढ़ का अंधविश्वास है वो तो अंधविश्वास जैसा दिखता है, लेकिन जो बड़े व्यक्ति का अंधविश्वास है वो गरीब के अंधविश्वासों के बारे में
वो नॉलेज जैसा दिखाई देता है, वो विजडम जैसा दिखाई देता है। जो व्यक्ति कुछ जानते नहीं उसके बारे में, वो बैठ के दूर से उसके बारे में जो अहंकार से, जो एरोगेंस से टिप्पणी करते हैं, मेरे को हमेशा मार लगा है। जैसे हम सब कहते हैं साहब फला अंधविश्वासों की बड़ी हम चर्चा करते हैं और बड़ा उसके बारे में हे दृष्टि से देखते हैं, ये ऐसे लोग हैं, देखो तो कैसे अंधविश्वास। और वही लोग 2 मिनट में टचवुड की बात करते हैं और वही लोग आपका साइन भी पूछते हैं, अच्छा तुम ये हो तुम वो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं क्या होते हैं। लेकिन मेरे मन में कहता है यार ये भी तो शायद अंधविश्वास है, छोटे बात को कि अंधविश्वास है कि नहीं है। मगर एक बड़ी चीज मैं जो आपसे शायद असहमत हूं, हो सकता है मैं इसके आखिर में हम और आप असहमत हो, लेकिन मैं अपनी असहमति को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। हमारी दिक्कत ये नहीं है कि लोग धार्मिक हैं, हमारी दिक्कत ये नहीं है कि लोग परंपरागत हैं, हमारी दिक्कत ये नहीं है कि लोगों की धर्म और अंधविश्वास के कारण लोगों के मन में ऐसी आस्था है जो कि डेमोक्रेसी को सत्यानाश कर देती है। ये मॉडर्न लोगों के प्रेजुडिस, ये मॉडर्न सुपरस्टिशन, लोगों के सुपरस्टिशंस के बारे में। हमारी समस्या ये है कि उस धर्म से एक मॉडर्न रिश्ता जो बनाने की जरूरत थी वो हम नहीं बना पाए। हमारी समस्या ये है कि लोगों के जो कल्चरल बिलीफ्स हैं, लोगों का जो सांस्कृतिक मुहावरा है, लोगों की जो भाषा है, उससे हम एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। क्या संभव है? मैं कहूंगा कि न सिर्फ संभव है बल्कि हुआ करता था। आज से 50 साल पहले आप देखिए हमारे देश के कौन बड़े बड़े नेता हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें, उनको छोड़ के तमाम अपने नेता अंग्रेजी पढ़ते थे, सबको अंग्रेजी आती थी। आई कांट थिंक ऑफ मेनी हु डिडंट नो इंग्लिश। आई थिंक ऑल ऑफ देम एवरीवन रोट इन इंडियन लैंग्वेजेस। सब अंग्रेजी पढ़ते थे, सब हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु में लिखते थे, क्योंकि वो समाज से रिश्ता बना और सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कर रहे थे। उनकी सेंसिबिलिटी तेलुगु थी, सेंसिबिलिटी तमिल थी, और वो दुनिया के बारे में सीखने के लिए लिखते थे। टैगोर ने इंग्लिश में पोइट्री नहीं लिखी, पोइट्री बांग्ला में लिखी। जो अब हमारी समस्या आ गई है वो ये कि हमने हमारी नेशनल मूवमेंट का वो जो कनेक्ट था लोगों की सेंसिबिलिटी, इसलिए लोगों का दुख दर्द हमारे भाषाओं में उभरता था, उनका खुशी उल्लास आता था, उनका संकल्प हमारे नेताओं की जुबान से आता था, क्योंकि वो जुड़े हुए। जो आजादी के बाद हुआ वो ये कि हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो गए। हमारी कल्चरल एनस्लेवमेंट पहले से ज्यादा है, हम कट गए लोगों से। और जब कट जाते हैं हम लोगों से, जब लोगों की भाषा हम नहीं बोल सकते, जब लोगों के संस्कार हमें समझ नहीं आते, कोई अगर आपको जी कह के बुला ले तो आप कहते हो तुम आरएसएस वाले हो क्या? कोई थोड़ा सा चोटी बना ले तो हम घबरा जाते हैं, कोई तिलक लगा ले तो लगता है कि ये तो दकियानुसी आदमी हो गया, ये अंधविश्वास भी हो गया। ये उसका अंधविश्वास नहीं है, ये हमारा अंधविश्वास है, क्योंकि हम इसकी दुनिया नहीं जी रहे। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने पहले जिक्र किया ना कि एक कल्चरल बैटल है जो हमें लड़ने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। ये कल्चरल बैटल, ये हमें रियलाइज करना होगा कि समस्या केवल अंधविश्वास नहीं है, समस्या अहंकार भी है। तो एरोगेंस वो है। और मुझे लगता है कि रिलीजन एंड द प्रेवलेंस ऑफ रिलीजन इज नॉट ए प्रॉब्लम। एक सेकुलर हिंदुस्तान बनाने के रास्ते में ये प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदुस्तानी लोग धार्मिक हैं। और जहां जहां, और याद रखिए इस देश के सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश जिन लोगों ने की वो धार्मिक कतई नहीं थे। जिन्ना साहब को ले लीजिए, सावरकर जी को ले लीजिए। जिन्ना साहब का इस्लाम से कोई रिलेशनशिप नहीं। अगर आप उनकी वाकई बायोग्राफी और उनकी आइडियोलॉजी देखें, वो ना इस्लाम के बारे में कुछ जानते थे, ना उनका इस्लाम से कोई रिलेशनशिप था। सावरकर को हिंदुइज्म से घृणा है, वो तो खुल के हिंदुओं के ऊपर प्रहार करते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म बहुत बेकार किस्म का धर्म है। ये धार्मिक लोगों ने इस देश में समस्या खड़ी नहीं की, बहुत मॉडर्न सेकुलर लोगों ने, सेकुलर एक दूसरे अर्थ में, जिन लोगों को धर्म से कोई रिश्ता नहीं था, धार्मिक नहीं थे। ना जिन्ना साहब धार्मिक थे, ना सावरकर धार्मिक। सावरकर किसी भी पूजा पाठ के सख्त नफरत करते हैं। ये
समस्या धार्मिक लोगों की वजह से, मैं ये इंपॉर्टेंट बात है समझना चाहता हूँ, मॉडर्न माइंड के मन में कहीं दिमाग प्रॉब्लम की ये बड़े रिलीजियस लोग हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, इससे देश सेकुलर नहीं हो पाएगा। नो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। हमारे देश में जो सेकुलरिज्म टूट रहा है उसका वजह धार्मिक लोग नहीं, उसकी वजह ऐसे लोग हैं जिनका धार्मिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसका जिक्र करते करते आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाह रहा था। मैं समझता हूँ, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि इस देश में हिंदुत्व के नाम पर आज जो हो रहा है उसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं, और इस्लाम के नाम पे जो झंडे उठाए जाते हैं, वो जो फंडामेंटलिज्म होता है, वो धार्मिक मुसलमान का नहीं है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम आज की समस्या का समाधान नहीं सोच सकते। समाधान अल्ट्रा मॉडर्न बनने में नहीं, समाधान हमारी मिट्टी में जो सेक्युलरिज्म छुपा हुआ है वो ऊपर उठाने। ये बिल्कुल एक मेरे लिए बहुत आसान सेगवे हो गया, क्योंकि आपने लिटरली मॉडर्न सेंसिबिलिटीज की बात करते हुए कहा कि कैसे हमने डिसमिस किया ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को। आप ही का पेपर है और आप अपनी इंटेलेक्चुअल लेगेसी में मेंशन भी करते हैं राम मनोहर लोहिया जी को। आपने राम मनोहर लोहिया जी के बारे में एक बात कही अपने पेपर में, इंडिया सेमिनार में, उसका नाम है पेपर का अम्बेडकर एंड लोहिया डायलॉग ऑन कास्ट। आप कहते हैं लोहिया डिड नॉट वांट टू डिबंक माइथोलॉजीज, मतलब वो बहुत इंसिस्टेंट नहीं थे कि हम रामायण महाभारत को डिबंक करें। इंस्टेड उनका जो अप्रोच था वो इसके साथ एंगेज करना चाहते थे। और क्योंकि आपने ये भी कहा कि हमने सेकुलरिज्म को जिस तरह से क्लेम किया, कैसे मैं लिबरल्स नहीं कहूंगी बट वेल बिगर चंक ऑफ पीपल जिसने इसको डिसमिस किया सुपरस्टिशंस को अपनी मॉडर्न सेंसिबिलिटीज में, क्या लोहिया जैसे आइकन्स में कैन वी फाइंड दोज आंसर्स टू डील विद दिस, रिक्लेम द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म? एक्चुअली मुझे अच्छा लगा आपने याद किया, क्योंकि हम वहां शुरुआत कर सकते थे कि किसी में भी बने बनाए आंसर्स नहीं मिलेंगे। और ये जो किसी व्यक्ति की पूजा, और वो कार्ल मार्क्स ने अपने कैपिटल के वॉल्यूम 3 के फुटनोट में क्या कह दिया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना लोहिया ने अपने फुटनोट में क्या कहा, गलत आउटफाड़ में गए लोहिया, क्या फर्क पड़ता है। ये जो किसी व्यक्ति की पूजा मेरे को तो कभी समझ नहीं आती। हाँ, मगर लोहिया वगैरह से हम इस मायने में काफी कुछ सीख सकते हैं। लोहिया ने काफी कुछ गलत भी कहा, मैंने एक लंबा पेपर भी लिखा था, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज डेड इन लोहिया। तो लोहिया में बहुत कुछ है जो डेड है, डेड हो जाना चाहिए, लेकिन काम की बातें कुछ सीखी जा सकती हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बाबा साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस देश की एक समस्या ये है कि हम अपने महान नेताओं और चिंतकों को छोटा बनाते हैं। चरण सिंह को हमने केवल जाटों का नेता बना दिया है, जबकि वो बहुत बड़े चिंतक थे इस देश के भविष्य, एग्रीकल्चर के बारे में। बाबा साहब को ले दे के दलित समाज का नेता, और या कोई दूसरा कहेगा तो कास्ट और सोशल इनजस्टिस के बारे में लिखने वाला थिंकर बना दिया। मैं चाहता हूं कि इसको हम नए तरीके से सोचें। फॉर मी, बाबा साहब अम्बेडकर इज the first, probably the only democratic theorist of this country so far. डेमोक्रेसी के बारे में वो जो सोचते हैं वो बहुत अद्भुत है, and I wish to write about it one day. अम्बेडकर एज ए डेमोक्रेटिक theorist। और दूसरी चीज पर डॉक्टर अम्बेडकर पे जिसपे लोग ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि उन्होंने बुद्ध धर्म क्यों चुना। वो आसानी से कह सकते थे सब धर्म वर्म बेकार हैं, छोड़ो, हिंदुज्म बेकार है, सारे धर्म बेकार हैं, छोड़ो। उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपनाया। क्यों? बाबा साहब कुछ कल्चर के बारे में कुछ जानते थे जो हम जानने को तैयार नहीं, जो बाबा साहब के फॉलोअर्स जानने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए, वहां कुछ सूत्र हैं जो हमें मिले। आपने राम मनोहर लोहिया की बात कही, लेकिन मेरी क्वेस्ट इस वक्त क्या है? क्वेस्ट इस समय ये कि देश का सेकुलर एक्सपेरिमेंट कोलैप्स कर दे। सच बात, आप जितने भी खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करें, और उस सेकुलरिज्म के बिना देश जिंदा नहीं रह सकता। कोई जो समझता है कि आप शब्द सेकुलरिज्म बदल दीजिए, मैं तो बदलना चाहता हूँ, कोई दूसरा शब्द ले आइए, लेकिन जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश के अंदर बराबरी का एहसास करते हुए एक साथ नहीं जी सकते तो हिंदुस्तान बच नहीं सकता। तो अगर देश को बचाना है तो ऐसे किसी प्रिंसिपल को बचाना होगा, और वो प्रिंसिपल कोलैप्स कर गया है। अब कैसे बचाएं? एक तरीका है कि भाई हिंदुस्तानी मॉडर्न नहीं हुए, इनको जरा ठीक से मॉडर्न करो, अच्छे से अंग्रेजी सिखाओ। हालांकि अंग्रेजी से मॉडर्निटी का कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत ही शैलो मॉडर्निटी है हमारे यहाँ। तो एक तरीका ये है कि भाई हिंदुस्तानियों को आप मॉडर्न बनाओ किसी तरह से।
दूसरा तरीका ये है कि नहीं, आप हिंदुस्तान के लोगों की जो भाषा है, जुबान है, मुहावरा है, संस्कार है, उससे आप डायलॉग करते हुए कुछ नई चीज बनाओ। इस देश की परंपरा है, गांधी ने यही किया। महात्मा गांधी ने इस देश के लोगों की भाषा का इस्तेमाल करके उन्हें ऐसी चीजें मनवा दी जो उन्हें कभी मानी नहीं थी। नॉन वायलेंस हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। गांधी जी कन्विंस द होल कंट्री दैट नॉन वायलेंस इज आवर ट्रेडिशन, क्योंकि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। अब वो लंगोटी पहनने वाला साधु अगर कुछ बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा ना। राम मनोहर लोहिया हमें इसका एक सूत्र देते हैं। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया की कल्चरल पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो कल्चरल पॉलिटिक्स ना तो वो कल्चरल पॉलिटिक्स है जो कहती है अरे ये धार्मिक अंधविश्वासी कैसे लोग हैं, इनको छोड़ो, एंड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। जैसे वर्कर अपनी शर्ट उतार के, अपने कपड़े उतार के, अपना सब कुछ उतार के तो यूनाइट कभी होगा नहीं ना। वो भाषा थी जो बिल्कुल एलियन थी, वो जुड़ती नहीं। या दूसरी की ये तिलक लगाओ, तराजू उठाओ और मतलब तिलक और तलवार लेके और बस जय श्री राम, ये वाली जो भाषा है, इन दोनों से अलग होते हुए लोहिया तीसरा रास्ता दिखा। वो रास्ता है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जुड़ने का, लेकिन उनसे कुछ नया बनाने का। लोहिया के बहुत सुंदर लेख हैं। रामकृष्ण और शिव पे लोहिया लिखते हैं। राम का क्या मतलब है? कृष्ण असीमित, शिव कहते हैं असीमित व्यक्तित्व है, कृष्ण उन्मुक्तता का पर्याय है, और राम जो है मर्यादा का पर्याय। और लोहिया अपनी पूजा पाठ नहीं करते। जहां तक मेरी समझ है, लोहिया कभी किसी मंदिर में नहीं गए, कभी कोई मत्था टेकने जैसा कोई काम नहीं किया। लेकिन लोहिया कहते थे कि हमें रामायण मेला करना चाहिए। इस देश में 100 तरह की रामायण, ऐसी भी रामायण है जिसमें राम और सीता भाई बहन है, वो भी है। तो लोहिया कहते थे मैं चाहता हूं कि 100 रामायण का एक साथ पाठ हो और फिर वो सब लोग मिलकर एक दूसरे से बात करें। लोहिया जब फेमिनिज्म की बात करते हैं तो वो सिमोन डी बुआ पे नहीं जाना चाहिए। सिमोन डी बुआ बहुत महान लेखक हैं और हमें मतलब दुनिया के बाहर सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लोहिया क्या कहते हैं? लोहिया कहते हैं वो द्रौपदी पे जाते। लोहिया कहते हैं देखो द्रौपदी क्या हो रहा है। बाकी सारे हिंदुस्तानियों को द्रौपदी में सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि उसके 5 पति, क्योंकि औरत है तो सिर्फ पति के हिसाब से देखना होगा उसको। लोहिया कहते हैं कि आपको ये नहीं दिखता कि कितनी इंटेलिजेंट औरत थी, हाउ विटी, हाउ शार्प, हाउ ट्रुथफुल। और लोहिया कहते हैं कि हिंदुस्तान की औरत का अगर कोई आइडियल है तो द्रौपदी होनी चाहिए, सावित्री नहीं होनी चाहिए। सावित्री मीक है, झुकी हुई है। तो लोहिया इनको मेटाफर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, सावित्री बनाम द्रौपदी। तो आपको एक एलियन दिस इज फेमिनिज्म, इट्स डीप फेमिनिज्म टू माय माइंड, टू पुट द्रौपदी एज एन आइडियल ऑफ इंडियन वुमन। लेकिन वो एक अलग भाषा में कर रहा है। मैं समझता हूँ अगर आज कल्चरल पॉलिटिक्स के लिए हमें कुछ सीखने की जरूरत है तो ये मोटे तौर पे 3 बात बता दूं। अगर इस देश में हमें आगे कोई भी, अगर ये जो गणतंत्र जो टूट गया है, फर्स्ट रिपब्लिक जो कोलैप्स कर गया है, इस फर्स्ट रिपब्लिक के खंडर से बचा के हमें कुछ बनाना है, 3 सबक सीख लेने होंगे। नंबर 1, नेशनलिज्म इज एन एसेट। राष्ट्रवाद हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, विरासत है। जर्मनी में नेशनलिज्म क्या था इसकी चिंता मत कीजिए, ये इस देश का राष्ट्रवाद पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव राष्ट्रवाद की लेगेसी पे बिल्ड कीजिए, उससे नेगेटिव राष्ट्रवाद को खत्म कीजिए। नंबर 2, रिलीजन और ट्रेडिशंस, इनकी लैंग्वेज को समझना। हमारे जो ट्रेडिशंस, कोई एक ट्रेडिशन नहीं है, सिर्फ रामायण नहीं है, कुरान भी हमारी है, बाइबल भी हमारी है, ग्रंथ साहिब भी हमारा है, सब हमारे मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं। और एक रामायण की सैकड़ों रीडिंग्स भी हमारी। मल्टीपल जो ट्रेडिशंस हैं, उन ट्रेडिशंस की तरफ पीठ नहीं मोड़ना होगा, हमें इनसे सीखना होगा। हम किसी नदी का पानी पीने से इसलिए मना नहीं कर देते कि उसमें कूड़ा आता है नदी के साथ, कूड़े को छान लेते हैं ना, कूड़े को फेंक देते हैं, पानी पी लेते हैं ना। यही हम परंपरा के साथ करना चाहिए। और तीसरा, जब तक हम इस देश की भाषाओं में डूबेंगे तब तक हम इस देश में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आज हिंदुस्तान के एलीट की हालत में, बिल्कुल कहता हूं, जो रशियन एलीट था ना 19th सेंचुरी में, वैसे आपको अगर ध्यान होगा दोस्तोयेव्स्की के नॉवेल्स वगैरह में, तो रशियन एलीट क्या करता है? फ्रेंच में बात करते हैं। रशियन एलीट रशियन में बात नहीं करते, वो एक दूसरे से फ्रेंच में बात करते हैं।
और फिर बीच बीच में कहते हैं अरे ये पेजेंट्स क्या कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के जब एलिट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देखो तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हाय इस देश में सेकुलरिज्म क्यों नहीं बचा। आप जिसकी भाषा नहीं जानते, जिसका अखबार आप नहीं पढ़ते, जिसकी चैनल देख के आप नाक सिकोड़ते हो, वो क्या कर रहे हैं। देखो जैसे ट्रम्प के बारे में है ना, अमेरिका के अंदर सारे लिबरल बैठ के हाय ट्रम्प कैसे आ गया। अरे वो आप लोगों की वजह से आया है, आप लोग जो समाज से कटे रहे उसकी वजह से आया है। यही बात मैं समझता हूँ हमें भारत के बारे में समझनी चाहिए, ये हमारी वजह से है। जब तक आज जो इस देश में क्या बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेवारी हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। मैं नहीं कहता कि केवल हम जिम्मेवार हैं, लेकिन मैं मोदी जी को क्या दोष दूं? क्या मैं उनकी उम्मीद करूं कि वो सुधरेंगे? क्या जिसकी दुकान इस वक्त अच्छी खासी चल रही है देश को बांट के, मैं कहूं कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो? नहीं, साथी तो नहीं होगी। मैं तो जिम्मेवारी उसको दूंगा जिसने इस देश को बनाने बचाने का ठेका लिया। तो इसलिए हम लोग जब तक अपनी जिम्मेवारी कबूल नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे देश बचाएंगे। शायद आपके ख्याल से बहुत आगे बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल बहुत वंडरफुल। लगभग यही ये बात हमने जब अभय दुबे जी के साथ हमने बात की थी, उनकी जो नई किताब है उस पर हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, उसमें भी ये बात हुई थी। और जो सौम्या ने आज मैं तो इंतजार कर रहा था कि हमने जब क्रिस्टोफ जेफरलो के साथ बातचीत की तो उसमें सौम्या ने आपकी ये लोहिया वाली बात जो है वो कोट की थी, और मैं उस दिन से इंतजार कर रहा था कि आप जब आएंगे तब जो है सौम्या दोबारा ये बात पूछेगी, और आपने जब वो लिखते समय क्या सोचा था ये हमको जानने को एग्जैक्टली मिलेगा। तो मैं जो हूँ अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक बहुत दिलचस्प बात मुझे दरअसल याद आई जो आपने आखिरी में बात कही। बहुत मज़ेदार एक वाकया है। मुंबई में हम लोग वीटी जो है बॉम्बे सेंट्रल, उसके बाहर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कुछ साथी तख्ती लिए थे जिस पे लिखा था फांसीवाद हो बर्बाद। और अचानक से एक लड़की नौजवान आई जो नौकरी करके लौट रही होगी, उसने कॉलर पकड़ लिया हमारे एक साथी का और बोली कि तुम लोग याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे हो ना। तो जब तक आम आदमी समझेगा ही नहीं कि फांसीवाद क्या है, ये जो बात आप कह रहे थे भाषा की, जो भाषा के साथ समस्या है, आपका फ्रेम मुझे लगता है फ्रीज हो गया है योगेन जी। आपको आवाज मिल रही है हमारी? प्रोफेसर यादव फ्रेम फ्रीज हुआ है। के- कुछ जी आपकी आवाज तो मिल रही है हमको, लेकिन आपका विजुअल जो है, क्या आप अपना Freeze हो वीडियो ऑफ करके ऑन कर सकते हैं? एक बार वीडियो ऑफ करके। सम रीजन वीडियो नहीं आ रहा। हाँ जी, अभी आ आ गया जी। हाँ, तो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ये सवाल जो है ये एक प्रोजेक्ट से जुड़ा है जो अब पॉलिटिकल पार्टी है, एक उद्देश्य से, एक मकसद से। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई अभी, जिसमें अब तो आपको भी जो है जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है उसके लिए, तो उसमें दिल्ली का उस दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा, दिल्ली का चुनाव और आम आदमी पार्टी की जो वर्तमान पॉलिटिक्स है, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा में जिस तरह की निष्क्रियता हमने देखी, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए जिस तरह से सीए एनआरसी के पूरे आंदोलन से दूरी बना ली गई, और आप कैसे देखते हैं जो एक करंट पॉलिटिक्स है? एक दूसरा, चूंकि आप उन लोगों में से थे, मैं तो उस समय पत्रकार ही था, मुझे याद है, जिन्होंने उस पार्टी का संविधान तैयार किया था, पहले चुनाव के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया था, और जब पार्टी लॉन्च हुई थी 2013 में, अगर मुझे सही याद है, तो बाकायदा वो उस कार्यक्रम में पढ़ा गया था पूरा मसौदा कि आपके आइडियल्स क्या हैं, किन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या आप लोगों के आपके खास तौर पे अलग होने के बाद, या उसके पहले से शुरू हो गया था कि विचारधाराहीन एक राजनीति की तरफ बढ़ चली थी पार्टी, और आपने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में रोल निभाया था, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को, और लगता कैसा है ये देख? मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता आम आदमी पार्टी के बारे में, इसलिए कि
कुछ लोग समझते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई बहुत सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था, वो था नहीं। जी और वैसे भी मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपकी कोई पॉकेट मार ले तो आपको शाम को अफसोस हो कि आपकी पॉकेट किसी ने मार ली, तो मैं समझता हूँ 2 दिन बाद अगर आप कहेंगे हाय मेरा बटुआ चला गया, तो कोई कहेगा छोड़ो ना यार, आगे बढ़ो। 6 महीने बाद भी अगर कोई कहे कि अरे अरे वो मेरा बटुआ चला गया, जी तो दूसरा कहेगा कि यार बटुए के साथ साथ लगता है तुम्हारा दिमाग भी चला गया। तो मैं नहीं चाहता कि वो बटुआ नहीं, इतना मेरा सवाल इस मेरे सेंस में भी है, क्योंकि दरअसल दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई, और मेरी ज्यादा चिंता, या हम सबकी चिंता एक रूलिंग पार्टी के बिहेवियर को लेकर है, जिस वजह से और जिस भरोसे पे वोट दिया, बहुत सारा मुस्लिम वोट मिला आम आदमी पार्टी को, बल्कि ज्यादातर। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी के संविधान की बात आपने कही, मैं समझता हूँ कि ये बात मोदी जी ने भी दिखा दी है और अरविंद केजरीवाल ने भी दिखा दी है कि संविधान से कोई खास फर्क नहीं। संविधान किसी भी चीज के बारे में बाधा नहीं बनता, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट दिखा दिया। तो उसके लिए किसको श्रेय दिया जाए, कहा नहीं सकते। जो मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है इसके अंदर, सिर्फ व्यक्तिगत दोष गुण से बाहर जाके हम देखें। राजनीति को अगर आप मंडी या बाजार की तरह देखें, तो इस वक्त हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति चल रही है उसका बाजार बहुत बड़ा है, और जब बाजार बहुत ज्यादा हो जाता है कोई माल का, तो फिर क्या होता है, उसके वेंडर कई हो जाते हैं, 1 नहीं 2 वेंडर हो जाते हैं, 3 वेंडर हो जाते हैं कि भाई माल अच्छा बिक रहा है, और सिर्फ यही क्यों बेचे, मैं भी एक दूसरा बेचूं। तो वो शेरे पंजाब ढाबा के साथ में असली न्यू शेरे पंजाब ढाबा, असली शेरे पंजाब ढाबा, ये सब हो जाता है ना। तो मैं समझता हूँ कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त राजनीति में, क्योंकि ये समझ आने लगा है काफी लोगों को कि भाई ले दे के वोट तो आपको हिंदुत्व के नाम पे मिलेंगे, हिंदू सेंसिबिलिटी से मिलेंगे वोट, क्योंकि इसके लिए मेहनत नहीं करनी, बात नहीं करनी, संवाद नहीं करना, बने बनाए वोट की दुकान चलानी है। तो अगर बने बनाए वोट की दुकान चलानी है तो भैया आपको इसके अंदर ही बात करनी होगी। अगर कश्मीर पे कुछ हो जाए तो चुपचाप से, बाकी सारी दुनिया ताली बजा रही है तो आप भी ताली बजाइए। अगर राम मंदिर वाला कुछ हो जाए, सारी दुनिया कह रही है कमाल हो गया, तो आप भी कहिए साहब, जोर से कहिए कमाल हो गया। तो ये एक ही माल के 2 वेंडर बनने का खेल, और मुझे लगता है, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि आम आदमी पार्टी ने कुल मिला के अब ये तय कर लिया कि ये जो केसरिया रंग का माल इस वक्त बिक रहा है, वो खाली बीजेपी क्यों बेचे, हम भी बेच सकते हैं, 2 वेंडर हो सकते हैं मार्केट में। आप इसके लिए केवल आम आदमी पार्टी को दोष न दीजिए, कांग्रेस के कई नेता भी आजकल यही काम कर रहे हैं। सबको लगता है कि ये माल तो यही वाला बिकेगा, तो चलो मैं भी इसी की दुकान खोल लेता हूँ। और कुल मिला के दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है, आप कह सकते हैं शर्मनाक रही, बिल्कुल शर्मनाक रही। आप कह सकते हैं छोड़िए मुसलमान वोट मिला ना मिला, अरे काम तो थे, आप वहां चीफ मिनिस्टर तो थे, आपके सामने दंगा हो रहा था, आपके सामने लोग मर रहे थे, आप खड़े नहीं हो सके, आप 2 वाक्य नहीं बोल सके, ये सवाल होना चाहिए। मान लीजिए मुसलमान का 1 वोट आपको न मिला, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है इंसान के तौर पे, नेता के रूप में, सच की बात करने वाले, गांधी की बात करने वाले व्यक्ति के रूप में, क्या आप खड़े होकर 4 बातें बोले? तो आप यदि उस गांधी की या इस नैतिकता के तराजू में तोलने लगेंगे तो तराजू बिल्कुल एक तरफ झुक जाएगा, उसमें कुछ तोलने लायक है ही नहीं। आप मंडी की तरह देखें, मंडी के लॉजिक से आप समझिए, काफी समझ आएगा। और मैं समझता हूँ कि काफी समय पहले आम आदमी पार्टी में ये हो गया था कि भाई जो जीता वो सिकंदर, जिस चीज से वोट मिले। भाई अब आप प्रैक्टिकल होइए, जब हमें रहते थे, मैं और मुझे प्रधान जी को कहा जाता था आप बड़े आइडियलिस्ट हैं, अब कुछ थोड़ा ही होता है। जब मैंने दिल्ली के कैंडिडेट के बारे में कहा कि भाई इस आदमी के 700 करोड़ रुपए कैसे बने, जरा थोड़ा सोचो तो, ये तो आदमी इंजीनियर हुआ करता था सादा। तो मुझे बताया गया देखिए योगेंद्र जी, ऐसे सवाल पूछेंगे तो राजनीति नहीं, राजनीति तो ऐसे ही होती है, इसी तरीके से की जाती है। तो जब आप इस तरह की बात को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद एक रपट और फिसलन जो शुरू होती है, वो फिसलन आपको यहाँ तक लेके आती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि जब आम आदमी पार्टी का डिविजन हुआ तो जो आइडियलिज्म और फीजिबिलिटी, दोनों चीजों को एक साथ बना के रखने का जो प्रयास, जो आम आदमी पर बहुत कठिन प्रयास होता है राजनीति में,
और वही करने की हमने उस वक्त कोशिश की। पार्टी के डिवीजन के साथ आइडियलिज्म एक तरफ चला गया, फिजिबिलिटी दूसरी तरफ चली, और उससे पता लगता है कि खाली फिजिबिलिटी का खेल आपको किस गर्त में ले जा सकता है। और कोई पलट के मुझे भी कह सकता है कि इससे ये भी पता लगता है कि खाली आइडियलिज्म आपको कहाँ ले जाता है। सच बात। प्रोफेसर यादव, क्योंकि हम मैं बिल्कुल बस एक लाइन बोल देना चाह रहा हूँ कि योगेन जी की बात से मुझे दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल्स याद आ गए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है वो बिक रही है, इसलिए कोई और खबर कोई दिखाने को तैयार नहीं है। जीडीपी से लेके गरीबी तक किसी पे बात नहीं करनी है। लगभग न्यूज चैनल और पॉलिटिकल पार्टी एक ही जैसी स्थिति है। एब्सोल्युटली। जी सौम्या। प्रोफेसर यादव, हम लोग वी आर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसके साथ रैप अप करेंगे। अगेन दर्शक जो देख रहे हैं, प्लीज ये बुक पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें एक्चुअली ज्यादा डिटेल में आपको सारी बातें मिलेंगी जो प्रोफेसर यादव कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम हमेशा, आपने बोला व्हाट इज टू बी डन, आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है राजनीति में। तो व्हाट इज टू बी डन के प्रोसेस में आपने अपनी किताब में तीन तरह के आउटकम्स इमेजिन किए हैं कि जब होगा तो क्या हो सकता है। पहला आउटकम आप कहते हैं कि दिस इज बेसिकली बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडियन समर, जिसमें जो चल रहा है अभी, जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, वो उसी तरह का प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरा, आपने कहा कि कहीं स्टेट्स विल रीबैलेंस द पावर ऑफ सेंटर, कि कहीं रीजनल पार्टीज आके दे विल अपना वोट गेन करके हो सकता है सेंटर की पावर को रीगेन करें, या फिर बीजेपी के विद इन इंटरनल डेमोक्रेसी के थ्रू या फिर एक प्रतिद्वंदी आइडियोलॉजी के थ्रू हो सकता है कि कुछ ब्रेक डाउन आए। और तीसरा, आप कहते हैं, जो आपने अभी भी कहा, एक कल्चरल वैचारिक रेवोल्यूशन या एटलीस्ट एक मूवमेंट की जरूरत है। तो आप कहते हैं एक नया आइडिया ऑफ इंडिया, एक नई राजनीतिक ताकत और एक नए सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इमेजिन, बट आप इसको सबसे मुश्किल मानते हैं। तो मुझे बताइए, तो ये तीनों क्यों, और सबसे मुश्किल आपने इस तीसरे वाले को क्यों माना? वैसे राजनीति में हमेशा जो सबसे मुश्किल चीज है वही करने लायक होती है। आसान काम करना हो तो कहीं और करना चाहिए, उसके लिए बाजार है, तमाम चीजें हैं। मुश्किल काम ही दुनिया में करने लायक होता है। ये जो तीन रास्ते आपने बताए, तो एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि 70 साल के बाद पहला अध्याय तो खत्म हो, अब वो वहां रोड बंद हो गई है, यहाँ अब रास्ता बंद है। इसके बाद क्या तीन रास्ते खुलते हैं? पहला रास्ता है अंधकार, वो है कि देश में एक छत्र राज हो जाएगा। कुछ लोग उसको फांसीवाद कहेंगे। मैं चूंकि वही, जैसा आपने मयंक ने बताया, मैं उस तरह के मुहावरों में विश्वास नहीं करता, लेकिन कुल मिला के देश में लोकतंत्र केवल नाम मात्र को बचेगा, और इस देश में एक इलेक्टोरल अथॉरिटेरियन इलेक्शन के अलावा नहीं होगा, और धीरे धीरे एक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी बनती जाए, जैसा तुर्की में हो चुका है, जैसा हंगरी में हो चुका है, दुनिया के कई देशों में। पहला रास्ता वो है जो अंधकार का रास्ता है, मेरे लिए बहुत दुखता रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि कभी धूप कभी छांव, कुछ गड़बड़ भी होगी लेकिन कहीं कुछ चेक हो जाएगा। हो सकता है बीजेपी के अंदर कुछ खींचतान हो जाए, हो सकता है कोई प्रशांत भूषण जैसे लोग राजनीति में भी चले आए, तो कुछ मामला होगा लेकिन उसको चेक किया जाएगा, खींचतान चलती रहेगी। वो फिर मेरे लिए अंधकार से बेहतर है धूप छांव। और तीसरा है वो नई सुबह का उजाला, जिसमें हम अब एक नए गणतंत्र की स्थापना करेंगे, जिसमें नया विचार होगा, जिसमें नया समाज को नए तरीके से बुनने की बात होगी, उस सब को जोड़ के चलेंगे। आप कह सकते हैं कि ये तो सपना है, मैं मानता हूं ये सपना है, लेकिन सपने के बिना दुनिया में कोई राजनीति होती है क्या? तो आप कल तक चला रहे थे उसी को आज चलाना है, ये तो दुकानदारी है, राजनीति नहीं। राजनीति तो धर्म है। मैं राजनीति को युग धर्म बोलता हूँ। जो शुभ को सच में बदलने की जो जिद है, जो संकल्प है, वो राजनीति। ये सुंदर है। मैं इस पे खाली कविताएं नहीं लिखूंगा, इस सुंदर को मैं सच बनाऊंगा। इस चीज का नाम है राजनीति। और आज इस संकल्प की जरूरत है। अगर दो शब्दों में कह सकूं, आज किसकी जरूरत है? आज हमें सत्ता से प्रतिरोध की जरूरत है, समाज से संवाद की जरूरत है। वो सत्ता में जो लोग, और मोदी जी सिर्फ एक चेहरा है, मैं एक व्यक्ति को इतना महत्व नहीं देता हूँ। मोदी जी सिर्फ चेहरा है उस सब समस्याओं का
जिसने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। तो समस्या, लेकिन ये जो सत्ता है जो इस वक्त मीडिया पे कब्जा किए हुए है, सुप्रीम कोर्ट को दबाए हुए है, देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को खत्म किया जा रहा है, उस सत्ता के विरोध में खड़ा होना ही एकमात्र धर्म है। उसका विरोध ही नहीं, प्रतिरोध करना। प्रशांत भूषण ने जैसा किया है, हर जगह खड़ा होके, हर कदम खड़ा होके उसका विरोध करना, जैसे एंटी-सीएए मूवमेंट ने किया था, ये सब, तो ये प्रतिरोध। लेकिन केवल वही एकमात्र धर्म नहीं, दूसरा धर्म ये है उस समाज से बात करना। क्या हुआ? वो लोग जो कहीं मानते हैं कि भाई देखो ये मुसलमानों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, ये ना थोड़ा तो ठीक करने की जरूरत थी। देखो अब मोदी जी, कुछ भी कहो, मोदी जी ने थोड़ा ना सेट कर दिया है। उस व्यक्ति से मैं बात करना चाहता हूं, मैं उससे घृणा नहीं करना चाहता। वो मेरा भाई है, मेरी आंटी है, मेरी बहन है, मैं उसके साथ बैठना चाहता, उसके साथ संवाद करना चाहता और उसके साथ सर झुका के संवाद करना चाहता। मैं आरएसएस से सीखना चाहता। ये आरएसएस के मैं खिलाफ हूं और मेरा मानना है कि आरएसएस ने इस देश को तोड़ने का काम किया है, राष्ट्र विरोधी संगठन। लेकिन उनकी एक बात सीखना चाहता हूं, अपने विरोधी से सीखना चाहिए। आरएसएस ने 90 साल सर झुका के इस देश के लोगों के साथ संवाद किया। लोग याद वाले क्या क्या हंसा के आते, लेकिन उन्होंने संवाद किया। आज हम उनकी जगह खड़े, आज दुनिया हम पे हंस रही है, अरे ये सेकुलर, ये लिबरल, क्या क्या गालियां पड़ती। आज हमारा वो धर्म है, सर झुका के सुने और उसके बाद कहीं बैठ कर बात करें। आपको लगता है चलेगा? आज वो सत्ता से का प्रतिरोध और समाज के साथ संवाद, ये हमारा धर्म जो होगा तो नया गणतंत्र बनेगा, सुंदर गणतंत्र बनेगा। मैं इमरजेंसी के दौरान भी आंखें मेरी खुली हुई थी, इतना बड़ा नहीं था कि कुछ कर सकता, लेकिन देख सकता। और एक वक्त था जबकि लगता था इस अंधेरी गुफा से बाहर कोई रास्ता नहीं, फिर अचानक सुबह की रोशनी आई, अचानक कुछ हो गया। वो होगा, आप याद रखिए, चाहे जो भी, चाहे तमाम नाटक हो, तमाम तरह की बात हो, चाहे सारा मीडिया चाटुकारिता में व्यस्त हो जाए, लेकिन ये देश की जनता खड़ी होगी। बस आप और मैं तब तक खड़े रहेंगे जब ये देश की जनता भी। इसके ऊपर कुछ भी मेरा बोलना एक्चुअली डिफ्यूज करेगा। बहुत वंडरफुली, थैंक यू सो मच प्रोफेसर यादव, आपने ये बात कही। मैं आप ही की लाइन से एक्चुअली कंक्लूड करूंगी, आप ही की बुक की लाइन से। और एक यंग पोएट है अथेर जिया, वो लिखती हैं कि नो शुगर इन माई चाय प्लीज, देयर इज सम स्वीटनेस इन नोइंग दैट ऑल एम्पायर्स क्रम्बल। प्लीज मेरी चाय में और चीनी मत डालो, क्योंकि कुछ मिठास है ये जानने में कि हर साम्राज्य का अंत होता है। तो सारे साथी, सारे दर्शक जो इस मुहिम में जुड़े हैं प्रोफेसर यादव के साथ, हम लोगों के साथ, प्लीज ये ध्यान रखिए। और मैं इसका अनुवाद नहीं करूंगी क्योंकि हो सकता है मैं गलत पढ़ दूं। प्रोफेसर यादव के इंट्रोडक्शन का जो फाइनल लाइन है मैं उसको पढ़ के थैंक यू सबको बोलूंगी। थैंक यू मयंक उससे पहले। Such hopes appear romantic today, but if democracy is about instituting uncertainty into the heart of public life, there are perhaps no reasons powerful enough to snuff out all hope. Thank you everyone. Shukriya Professor Yadav, shukriya Mayank, shukriya दर्शकों. Thank you. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जब ये सवाल मेरी तरफ आए उस वक्त मैं अपने जूते की तरफ न देखूं, मैं उसकी आंख में आंख डाल के बोल सकूं, बेटा तेरा नाना, तेरा दादा वहां मौजूद था। आप देखिए, जो पिस्तौल लेके चलते हैं वो कितने मजे से चलते हैं, और जो संविधान लेके चलते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये आप अंतर देखिए। ये इस देश का राज है, लेकिन अंततः इस देश में गॉड से हारेगा और गांधी जीतेगा।